नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमने इसमें ऐसे प्रश्न लिए हैं जो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछे गए हैं, और आने वाली जो परीक्षा है मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की, उसमें भी इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बिना स्किप करें, और हम बहुत ही आसानी से आपको मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन बताने वाले हैं। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए आए हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि एक दर्पण को दर्शाई गई रेखा पर रखा जाए तो दी गई विकल्प आकृतियों में से कौन सी सही दर्पण छवि होगी? जी हाँ, यदि एक दर्पण को दर्शाई गई रेखा पर रखा जाए तो दी गई विकल्प आकृतियों में से ऑप्शन में से कौन सी सही दर्पण छवि होगी? तो देखते हैं। ये आपको आकृति दी रहेगी इस प्रकार की एग्जाम में आपको, ठीक है, आप ऐसे देख सकते हैं, और हमें बताना है कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। तो आपको यहाँ पे ये दर्पण दिया है, और दर्पण में जो छवि बनती है, इमेज बनती है, वो कैसे बनेगी आइए देखते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो भी दर्पण में इमेज बनती है वो हमेशा अपोजिट यानी कि उल्टी बनती है। तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, ठीक है। आपको इस ऑप्शन बी देखते हैं, तो ऑप्शन बी होगा या नहीं अभी देखते हैं, और ऑप्शन सी और इसके बाद ऑप्शन डी, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं। इस प्रकार की आकृति बनेगी, यहाँ पे देखना आप, ये आपका प्रश्न आकृति है इस प्रकार। तो इसकी जो अपोजिट यानी उल्टी आकृति बनेगी तो इस प्रकार की, ठीक है। तो ऑप्शन जो हमारा डी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये जो ऐसी आकृति बनी है ये कैसी बन जाएंगी? ऐसी अपोजिट हो जाएंगी, ठीक है। और ये भी क्या हो जाएंगे? अपोजिट हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन करना है, ठीक है। विषम संख्या क्या होगी यहाँ पे हमें देखना है, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। 512 किसका क्यूब होता है? 8 का क्यूब होता है। इसके बाद 1330 कहें तो ये किसी का क्यूब नहीं होता है। 729 किसका होता है? 9 का क्यूब होता है। 1728 ये 12 का क्यूब होता है। तो यहाँ पे हमें विषम बतानी थी, ऑड नंबर बताना था, जो 3 एक जैसे होते हैं और एक अलग होता है। तो ये जो ऑप्शन बी है ये 8 का क्यूब होता है, ऑप्शन सी है ये 9 का क्यूब होता है, और ऑप्शन डी है ये 12 का क्यूब होता है। लेकिन 1330 किसी का क्यूब नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3। दिए गए समूह में से विषम संख्या का चयन करिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें विषम संख्या का चयन करना है, तो आइए देखते हैं। तो इसमें 3 एक जैसी होगी और एक अलग ऑप्शन होगा, तो हमें अलग ऑप्शन का चुनाव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 24, तो 24 को क्या लिख सकते हैं? अगर हमने 24 को क्या लिखेंगे हम? 2 × 2, तब क्या मिलेगा हमें? 4 मिल जाएगा। यहाँ पे हम 1 × 1 यानी कि जो आप देखना गौर से, ये जो 2 है, अगर हम 2 × 2 यानी 2 का स्क्वायर कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? लास्ट की संख्या यानी 4 मिल जाएगी। यहाँ पे आप देखना 1 × 1 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? ये लास्ट की संख्या 1 मिल जाएगी। इसके बाद ऐसे 3 × 3 करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा? 9 मिल जाएगा। लेकिन जो ऑप्शन ए है, अगर हम 4 × 4 करते हैं तो 16 आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? 0। तो इस हिसाब से ये जो ऑप्शन ए है ये सबसे अलग हो जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। आप देख सकते हैं इस प्रकार का है ना, पहली संख्या को पहली संख्या से गुणा करेंगे तो दूसरी संख्या मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा 40 ऑप्शन ए में नहीं हो रहा है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। दिए गए विकल्प में से विषम शब्द युग्म अक्षर को चुनना है, संख्या को चुनना है। तो आप यहाँ देखना, यहाँ पे सबको क्या कर दिया गया? प्लस कर दिया गया। जो फर्स्ट 3 अंक है यानी कि 3 4 1, तो 3 + 4 + का 1, तो हमें कितना मिल जाता है? लास्ट की संख्या है 8, तो 8 मिल जाता है।
इसके बाद हम बी देखेंगे तो बी में 2 प्लस का 3 प्लस का 4, तो 4 3 7 2 9, यानी कि हमें लास्ट की जो नंबर है वो मिल जाता है। इसके बाद हम इसको भी प्लस करेंगे, 6 2 8 और 1 9, ये मिल जाता है। ऑप्शन डी देखते हैं तो 8 1 9 9 3 12, जबकि लास्ट में कितना है 4, तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट, क्योंकि ये तीनों से भिन्न है, अलग है। चलिए अगला देखते हैं, और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 निश्चित तरीके से समान है और एक अलग है, तो विषम को चुने यानी कि अलग को चुने। तो इसका देख लेते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे देखेंगे तो आप देखेंगे कि ऑप्शन ए में तो P से Q पर गए तो P Q यानी कि प्लस का 1 होगा, Q से फिर T पे जाएंगे तो कितना होगा प्लस का 3 होगा, Q के बाद R S T यानी 3 हो रहा है, और T से U पे गए तो T U यानी कि प्लस का 1 होगा। ऑप्शन ए है जो उसमें +1 +3 +1। अब ऑप्शन बी देखते हैं तो ऑप्शन बी G के बाद क्या आ जाता है H, और H के बाद I J यानी कि प्लस का 2 हो रहा है, और J के बाद क्या आ जाता है K यानी प्लस का 1 हो रहा है। तो यहाँ पे +1 +2 +1। इसमें भी देखते हैं C D यानी कि प्लस का 1, D से F प्लस का 2, F से G प्लस का 1। तो इसमें भी दोस्तों +1 +2 +1 हो रहा है। U के बाद V यानी +1, V से X जाएंगे तो प्लस का 2, और U से Y जाएंगे तो प्लस का 1, यानी कि ऑप्शन बी सी और डी में +1 +2 +1 हो रहा है, लेकिन ऑप्शन ए में क्या हो रहा है +1 +3 +1 हो रहा है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाता है अलग, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, एक परिवार में एक पिता और पुत्र की औसत आयु कितनी है 20, माँ और बेटी की औसत आयु है 18, तो परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलेगा, एक परिवार में एक पिता और पुत्र यानी कितने लोग हुए 2 लोगों की जो औसत आयु है वो 20, तो हम क्या करेंगे 20 गुणे 2 यानी कितना हो जाएगा 40। ठीक है, यहाँ पर फिर माँ और बेटी, तो यहाँ पे भी 2 लोग हुए और उनकी आयु कितनी है 18 वर्ष, तो 18 गुणे कितना कर देंगे 2 यानी कि कितना हो जाएगा 36। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि परिवार के 4 सदस्य, तो यहाँ पे 4 सदस्य हो गए टोटल, तो इनका हम प्लस करेंगे तो 6 और 4 3 7 यानी कि 76। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा आता है, तो यहाँ पे कितना हो गया 76 हो गया। चलिए देखिए, पिता और पुत्र की आयु कितनी 20 वर्ष है, तो यहाँ पे 40 हो गई पिता और पुत्र की। इसके बाद माँ और बेटी की औसत आयु कितनी है 18, तो टोटल आयु कितनी हो जाएगी 36। इसके बाद चारों सदस्य यानी परिवार के चारों सदस्य की कुल आयु की बात करें तो कितना आ जाएगा टोटल 76 आ जाएगी। लेकिन अब हमें यहाँ हमसे पूछा गया है औसत आयु, तो औसत आयु में 76 और टोटल 76 आया है सदस्यों की कुल आयु, और टोटल कितने पर्सन है 4, तो 4 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 19 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ बोला है महीने में बदलना है 869 महीने और 24 साल। तो यहाँ पे 869 तो ऑलरेडी हमें महीने में दिए हैं, हमें 24 साल को क्या करना है महीने में बदलना है। तो आपको पता है कि एक साल में कितने महीने होते हैं 12, तो 24 साल में कितने होंगे, तो 24 गुणे कितने कर देंगे 12, तो कितना हो जाएगा 288। तो यहाँ पे 869 पहले से दिया है और इसका हमें रेशियो में पूछा गया, तो रेशियो 288 हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट। आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, इस प्रकार इस क्वेश्चन को करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एक बैंक सुबह 9 बजे खुलता है और शाम 6 बजे बंद हो जाता है। एक बैंक है जो कि 9 बजे सुबह खुलता है और शाम को 6 बजे बंद हो जाता है। लंच का जो अंतराल है वो 45 मिनट का है, तो लंच के अंतराल का बैंक घंटे की कुल अवधि से अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि जो बैंक का घंटे की कुल अवधि है उससे हमें अंतराल बताना है, किसका, जो लंच का अंतराल है। चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो बैंक घंटे की कुल अवधि सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक, तो टोटल कितने घंटे हो जाते हैं 9 घंटे हो जाते हैं। हमने टोटल 9 घंटे निकाल लिए। अब 9 घंटे को मिनट में बदलने पर हम क्या करेंगे, एक मिनट में कितने, एक घंटे में सॉरी कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो हमने 9 गुणा कितना किया 60, तो कितना आ गया 540। अब यहाँ पे 540 मिनट आ गए, क्योंकि मिनट में इसलिए बदलता है क्योंकि जो लंच का अंतराल है वो हमें काय में गिवन है, काय में दिया हुआ है, मिनट में दिया है। तो लंच का जो अंतराल है वो 45 मिनट का है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि लंच का अंतराल, तो लंच का अंतराल है तो हमने लंच को पहले लिख दिया,
और बैंक घंटे की कुल अवधि से हमें क्या निकालना है, अनुपात। तो हमने यहाँ पे भी क्या निकाल लिया है, ये 540 मिनट निकाल लिए हैं, जो कि यहाँ पे बैंक कितना क्या होता है, ओपन होता है। फिर हमने इसको कैंसिल कर दिया, 45 से इसको कैंसिल किया, 45 से कम 45 और 45 12 जा कितना होता है 540। तो 1:12 क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और आप ऐसी वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब यहाँ पे दोस्तों सरलीकरण का प्रश्न आ गया है, सरली प्रश्न सॉल्व करना है इसको, ठीक है। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पे आप हमेशा बोर्ड मास का नियम फॉलो किया करें। बोर्ड मास का नियम क्या होता है, तो बोर्ड मास, ठीक है, क्या होता है बोर्ड मास का नियम, आइए जानते हैं। B4 क्या होता है, ब्रैकेट, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले 4 ब्रैकेट होते हैं। एक होता है हमारा रेखा ब्रैकेट, दूसरा होता है छोटा, तीसरा कौन सा होता है, मझला, और लास्ट जो होता है वो हमारा बड़ा ब्रैकेट। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, रेखा ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर करना है छोटे ब्रैकेट को, फिर मझला और फिर बड़ा। इन 4 ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद सबसे पहले फिर हम क्या करेंगे, डिवाइड सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और फिर माइनस, ठीक है। तो आपको ये करना है, तो इसी को आप फॉलो करते हुए आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है 81/9 माइनस 32/8 माइनस 8/9 भागे 16/18, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे करना है, 81/9 लिखा है, फिर माइनस 32 बटे कितना लिखा है 8। तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको कैसे करना है, 8/9, यहाँ भाग का चिन्ह है तो हम काय का लगा देंगे, गुणा का। तो 16/18 है, तो 18 बटे क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। हम इसको कैंसिल कर देंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो ऊपर भी 2 आ गया और नीचे भी आ गया, यानी कि 2/2। तो आप देख सकते हैं 32/8 माइनस, फिर हमारा माइनस आ जाएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/2। इतना सॉल्व करने के बाद फिर आगे देखिए, इसके बाद हमारा जो ब्रैकेट आ जाता है वो आ जाता है मझला ब्रैकेट। तो हमें क्या करना है, 81/9 है, अब हम क्या करेंगे 32/8 माइनस का 2/2, इसका लेंगे हम एलसीएम। तो एलसीएम 2 और 8 का कितना आएगा, 8 आएगा। 8 का भाग हम 8 में देंगे तो एक बार जाएगा, और 1 का गुणा हम ऊपर कर देंगे तो 32 एकम 32 हो जाएगा, माइनस 2 का भाग 8 में देंगे तो 4 बार जाएगा, है ना, और 4 का गुणा हम किस में कर देंगे, अंश में कर देंगे। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 32 में से 8 जाएगा तो दोस्तों 24 बचेगा, यानी 24/8, ठीक है। तो हमने इसको सॉल्व किया तो कितना आया, 24/8। तो अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा, 72 आएगा। इसके बाद 9 का भाग 72 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार, और 8 का गुणा हम 81 में करेंगे तो 8 एकम 8, 8 नम 72, यानी कि 728 आ गया। माइनस करें, अब 8 का भाग 72 में देंगे तो 8 नम 72, और फिर हम इसमें 24 में 9 का गुणा कर देंगे, 9 चौके 36 का 6, हासिल लगाएं 3, 9 दूनी 18, 18 और 3 कितना हो गया, 216 हो गया। 728 में से 216 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 432/72। ये क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7 संख्याओं के समूह के साथ औसत राशि ₹20 है। यदि नए सदस्य के पास ₹50 हैं तो उसके समूह में शामिल होने से पहले समूह के पास औसत राशि क्या थी, ये पूछा गया है। 7 संख्याओं के समूह के पास कितनी औसत राशि है, 20। एक नया सदस्य आ जाता है, उसके पास कितनी है राशि, 50। तो उसके समूह में शामिल होने से पहले समूह के पास औसत राशि क्या थी, आइए जानते हैं। तो अगर हम बात करें कि 7 संख्याओं के समूह के पास जो औसत राशि है वो कितनी है, 20 रुपये। तो 7 संख्याओं के समूह के पास कुल राशि कितनी होगी, तो हम क्या कर देंगे, 7 का इसमें गुणा कर देंगे। तो 20 सत्ते कितना हो जाएगा, 140 रुपये। हमें पता चल गया कि 7 संख्याओं के समूह के पास जो कुल राशि है वो कितनी है, 140। नए सदस्यों के पास जो राशि है वो कितनी है, 50 रुपये। चलिए अब हम देखते हैं आगे, यहाँ पर नए सदस्य से पहले समूह के 6 सदस्यों की कुल राशि। अब आप यहाँ देखेंगे कि जब नया सदस्य आया तब 7 हुए, उसके पहले कितने होंगे, 6 सदस्य होंगे। तो यहाँ पे जो 7 सदस्य की राशि कितनी दी है, 140, और जो नया आया है उसकी राशि कितनी है, 50। तो हम अगर 140 में से 50 माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 6 सदस्यों की जो कुल राशि है वो 90 है। अब यहाँ पे हमसे ये पूछा गया है कि जो नए सदस्य से पहले यानी कि 6 सदस्यों की जो औसत राशि है वो कितनी है। तो यहाँ पर टोटल कितनी है, 90, और कितने सदस्य हैं, 6। इसको हम कैंसिल कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 15।
कितना आ जाएगा दोस्तों 15, 15 छक्के 90। तो ऑप्शन एक बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे हमें एक रीजनिंग का प्रश्न दिया हुआ है जिसमें सी बराबर कितना दिया है 3 और प्लस बराबर कितना दिया है 79। तो पॉइंट जो है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ठीक है, और यहाँ पे हमें ई आर का बताना है। तो आइए जानते हैं। यहाँ पे सी बराबर कितना दिया था 3। इसके बाद हमें जो पुलिस है, पुलिस का कितना है, तो पी का कितना होता है कोड 16, ओ का 15, एल का 12, आई का 9, एस का कितना 19 और एच का 8। इन सभी को यहाँ पे क्या कर दिया हमने प्लस कर दिया। तो कितना प्राप्त हुआ हमें 79। यानी कि पुलिस का जो कोड दिया था वो हमें कितना दिया था 79 दिया। यानी इन्होंने क्या किया, उनका कोड लिखा जो भी इनका प्लेस स्थान है और उसको प्लस कर दिया। ऐसे ही हमें यहाँ पे करना है पॉइंट। ठीक है, आप देखेंगे ये POI पॉइंटर। ठीक है, तो पॉइंटर लिखा है तो P का कितना होता है 16, O का 15, I का 9, N का 14, T का 20, E का 5, यानी ABCDE, यानी 1 2 3 4 5 इस प्रकार इसकी प्लेस वैल्यू लिखी गई। तो E का कितना हो जाएगा 5 और R का कितना हो गया 18। तो इसको हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 97। ठीक है, तो अब हमसे 97 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 97 क्या हो जाएगा करेक्ट, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन दिया, एक निश्चित कूट भाषा में हाउस को 34 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में फॉल्ट को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी इस प्रकार करना है। आइए जानते हैं। जिस प्रकार हाउस को, तो हाउस एच का कितना होता है 8, ओ का 15, यू का 21, एस का 19 और ई का 5। इन्होंने इसको प्लस कर दिया तो कितना आया 68 और 68 को फिर हमने 2 से डिवाइड किया तो 34 आया और उन्होंने हाउस को कितना लिखा था 34 लिखा था। उसी प्रकार हमसे पूछा गया है कि फॉल्ट, तो फॉल्ट का भी हम इसी प्रकार करेंगे। एफ को 6 लिखते हैं, ठीक है, इसके बाद ए को कितना लिखेंगे 1, यू को 21, एल को 12, टी को 20। इसको प्लस करेंगे तो कितना आया 60 और 60 को हम 2 से भाग कर देंगे क्योंकि ऊपर उन्होंने 2 से भाग किया था। तो यहाँ भी हम 2 से भाग करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 30 करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। यहाँ बोला गया है कि एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए। तो आप यहाँ पे दिशा समझें पहले। तो ये होती है हमारी पूर्व, है ना, ये होती है पश्चिम, इसके बाद ये उत्तर और नीचे दक्षिण। ठीक है, ये दिशा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे बोला क्या गया है कि एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह, मतलब ऐसे बैठे हुए हैं, मुंह करके बैठे हैं। पी क्यू के दाएं से 16वां है जो दाएं छोर से 20वां है। यदि आर जो बाएं छोर से 20वां है, पी के बाएं से 17वां है, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। तो आइए जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमसे बोला गया था इस प्रकार इसका जो फिगर बनेगा, ठीक है, और इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आएगा 40 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। चलिए आइए जानते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। पी क्यू के दाएं से 16वां है। जो पी है, यहाँ पे देखना आप, जो पी है वो क्यू से कितना है 16वां है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्यू 20 है, तो यहाँ पे ये कितना होगा पी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, क्योंकि 4वां स्थान ये खिसक जाएगा। अब इसके बाद आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया है कि यदि आर जो बाएं छोर से 20वां है, आर है जो बाएं छोर से, ये बायां हो जाएगा और ये दायां हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट और राइट। ये क्या है 20वां है। तो उसने बोला है कि टोटल व्यक्ति कितने हैं, तो हम टोटल व्यक्ति अगर काउंट करें तो कितने हो जाएंगे 40। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 40। बहुत ही इजी प्रश्न है। इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन 67 से विभाज्य है। तो ऑप्शन सी क्या हो रहा है 67 से विभाज्य हो रहा है। आप इसका डायरेक्ट भाग देके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका आधार त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें शंकु का यानी कि कोन का वॉल्यूम बताना है। ठीक है, और जिसमें रेडियस 6 सेंटीमीटर दी गई है और हाइट 3.5 सेंटीमीटर दी गई है। तो आइए देखते हैं। शंकु की जो रेडियस है वो 6, ऊंचाई कितनी दी गई 3.5। तो बस शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको बस फॉर्मूला आता हो आप एक प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं।
तो यहाँ पे हमने 1/3 लिखा, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। आर कितना दिया है 6, तो 6 गुणे 6 हो जाएगा, और एच कितना दिया है 3.5। इसको हम सॉल्व कर देंगे, 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 3 दूनी 6। यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा 10। 7 से इसको कैंसिल करेंगे, 7 पना 35, और 5 से कैंसिल करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, तो 22 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। 132 क्या हो जाएगा आंसर। चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि 9 से विभाज्य है और अंकों का योग कितना है 76 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। आपको बता दें कि जो 9 का विभाज्य का नियम होता है, डिवाइड का नियम होता है, वो ये होता है, जैसे हमने लिखा 4, 6, 8, 1, ठीक है। ये संख्या 9 से विभाज्य हो रही है या नहीं हो रही, तो आपको कुछ नहीं करना है, इन संख्याओं को प्लस कर देना। प्लस किया हमने तो कितना आया 6, 4, 10 और 18, 18 और 1 19, तो 19 आया। तो 19 में क्या 9 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो मतलब ये है कि इस संख्या में भी 9 का भाग नहीं जाएगा। तो आपको भी ये ऐसा ही यही करना है कि यहाँ पे जो दिया है आपको संख्याओं को प्लस करना और देखना है कि 9 से विभाज्य है या नहीं। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे हम जानते हैं, तो इस प्रकार का हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, इन संख्याओं को प्लस कर देना है सभी को, और जो हमें यहाँ पे उसका योग दिया है उसको हमें इक्वल में लिख देना है, और योग करने के बाद माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 5 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया है, यदि वर्ग की एक तरफ 9.82 सेंटीमीटर है तो इसके क्षेत्र की गणना करें। ठीक है, आप ये प्रश्न देख रहे होंगे, एक वर्ग है यानी कि स्क्वायर है, उसकी वन साइड कितनी दी है, हमें 9.82 दी है सेंटीमीटर। आपको बता दें कि जो वर्ग की साइड होती है वो चारों साइड कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। तो हमें यहाँ पे क्षेत्र पूछा है यानी कि क्षेत्रफल निकालना है, तो आइए जानते हैं। इसको करना है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना था, तो क्या होता है भुजा का स्क्वायर यानी भुजा गुणे भुजा। हमें वर्ग की भुजा कितनी दी है 9.82 सेंटीमीटर, तो हमारा जो वर्ग का क्षेत्रफल आएगा वो कितना आ जाएगा 96.43 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे 9.82 गुणे 9.82 करना है। ठीक है, तो आप पाएंगे कि 96.43 सेंटीमीटर इसका जो आंसर आएगा वो 96.43 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो बस यहाँ पे फॉर्मूला आपको याद रखना था कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर यानी भुजा गुणे भुजा। अगर हम बात करें कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो 4 गुणे क्या होता है भुजा, यानी 4 गुणे भुजा क्या होता है वर्ग यानी स्क्वायर का परिमाप होता है, पेरीमीटर होता है। चलिए अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न आप देख के एग्जाम में घबरा जाते हैं कि पता नहीं कैसे एचसीएफ निकालना है। अगर नॉर्मली जो संख्याओं का जैसे हम बोले 64 का और 18 का आपको एचसीएफ निकालना है तो आप निकाल लेते हैं, लेकिन अगर ऐसा दिया है वेरिएबल के साथ दिया है तो आप घबरा जाते हैं और ऐसे क्वेश्चनों को गलत कर देते हैं। तो आइए देखते हैं कि ऐसे प्रश्नों को कैसे करना है। तो यहाँ पे इस प्रकार के प्रश्नों को हमें इस प्रकार करना है। यहाँ पे हमें दिया है क्या 6 1 की घात 4 x, तो हमें क्या करना है 2 गुणे 3 1 की घात 4 गुणे x। यहाँ पे 4 1 की घात 5 y दिया है, तो 2 गुणे 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4, और 1 की घात 5 गुणे y। यहाँ पे दिया है 8 1 की घात 7 z, तो हमें 2 गुणे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 1 की घात 7 और z। तो आपको इतना लिखने के बाद आप यहाँ पे देखना कि तीनों संख्याओं में जो अधिकतम उभयनिष्ठ मान है वो कौन सा है। ठीक है, आपको ये देखना है। तो आप यहाँ देखेंगे कि तीनों में कॉमन क्या है 2, तो हमने 2 लिख लिया। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जो 1 की घात 4 है, 1 की घात 5 और 1 की घात कितना है 7 है। तो आपको जो सबसे जो छोटी घात है यहाँ पे, या कहें कि जो उभयनिष्ठ है यानी तीनों में कॉमन है, यहाँ पे 1 की घात 4 इसमें भी मिल जाएगा, हमें इससे भी मिल जाएगा और इससे भी मिल जाएगा, यानी हम इन तीनों में 1 की घात 4 को क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2 1 की घात 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट। चलिए आज का हम लास्ट प्रश्न देखने वाले हैं और बहुत ही आसान है। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख मक्का धान और खरीफ कोर के बीच अच्छे संबंध को दर्शाता है। तो आइए जानते हैं। यहाँ पे आप देखना कि यहाँ पे मक्का और धान बोला गया है, तो मक्का और धान दोस्तों खरीफ की फसलें होती हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मक्का और धान ये क्या होती हैं खरीफ की फसलें होती हैं, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट। फिर भी आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, इस प्रकार इसको सॉल्व किया गया है। मक्का और धान दोनों खरीफ की फसलें हैं। उचित व्यंजन आरेख निम्न प्रकार है। यहाँ पे ये मक्का हो जाएगा और ये धान हो जाएगा।
ये जो है ये खरीफ की फसल हो जाए, यानी कि खरीफ की फसल के अंतर्गत मक्का और धान आता है। ठीक है, तो ये आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ठीक है, और अगर आप ऐसी वीडियो डेली चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और हम आपके लिए ऐसे ही सिंपल साधारण सॉल्यूशन के साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। और डेली के 20 क्वेश्चन लाने वाले हैं, जिसमें 10 मैथ के और 10 रीजनिंग के। तो आपकी जो तैयारी है मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की बहुत ही आसान और सरल तरीके से करवाने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ऑन करें, जिससे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलते रहें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ये हमारा दोस्तों पार्ट 2 है, पार्ट 1 हम अपलोड कर चुके हैं। मैथ्स रीजनिंग का जो मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है, वो आप जरूर देखिए, और ये हमारा पार्ट 2 है। अगला पार्ट हम कल जरूर लेके आएंगे। धन्यवाद।